नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। देश में नई सरकार बन गई है। जब चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मैंने किया। उस इंटरव्यू में यह बात बहुत जाहिर तौर पर सामने आई कि अभी तक उनकी सरकार ने जो काम देश में किया, जो नीतियां रही हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को एक मकाम पर पहुंचा दिया है। अगले 5 साल जो होंगे उनकी नई सरकार के, वो 2047 में विकसित भारत की बुनियाद रखेंगे। इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं या बुद्धिजीवी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कई तरह की विधाओं में महारत रखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज, नीतियों को बारीकी से देखते समझते हैं और वो सरकार अगले 5 साल में क्या करेगी, विकसित भारत का जो रोड मैप है, उस रोड मैप में नए भारत की कितनी संभावनाएं दिखती हैं, इसकी भी उनके पास बहुत साफ सुथरी समझ है। इसलिए प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू से जो छवि निकल करके आई, जो राय निकल करके आई, मैंने सोचा कि उनके सामने रखी जाए और यह देखा जाए कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अगले 5 साल में क्या क्या कर सकती है, संभावनाएं कितनी हैं, चुनौतियां कितनी हैं। दिलीप मंडल जी, प्रोफेसर दिलीप मंडल का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इस बार एक ही लकुना है कि बीजेपी अपने बूते बहुमत में नहीं है, सहयोगियों के साथ आप बहुमत पर हैं और सरकार ऐसे चलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। नहीं, देखिए, ये तो देखिए लोकतंत्र जो है वो विचित्र तरीके से काम करता है। वो पावर बैलेंस को अपने अपने ढंग से उठाता गिराता एक संतुलन बनाकर चलता है। और भारतीय लोकतंत्र एक बहुत अलग तरह का मुकाम इसलिए रखता है क्योंकि 1940 और 50 में जो देश आज़ाद हुए उसमें बहुत कम देश हैं जिसकी लोकतंत्र की 50-75 साल की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, कि बीच में कोई सैनिक शासन नहीं आया, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ, सारी सरकारें चुनाव से आई गई। तो ये एक बहुत जटिल मशीन है, बहुत हजारों इसके नट बोल्ट हैं जिसमें कौन किसको थोड़ा सा टाइट और कौन किसको थोड़ा सा ढीला कब हो जाता है और क्या बनता है। लेकिन बन के जो आया है मुझे लगता है कि अच्छा है और शुभ है। और ये जो शासन है ये नरेंद्र मोदी के राजनीति करने के 10 साल और उससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीति करने के 10 साल के बाद अब ये इनके स्टेट्समैनशिप का समय है, ये भारत के राष्ट्र निर्माण का समय है। और जब मैं भारत बोलता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि भारत का जो विकास है वो सारी दुनिया के विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम 1/7 ऑफ द ह्यूमैनिटी हैं। हर 7वां आदमी इस दुनिया का भारतीय है। तो भारत जब चढ़ेगा तो सारी दुनिया चढ़ेगी। तो ये बहुत कठिन समय भी है, बहुत मामलों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉबलेसनेस एक पूरा ग्लोबल फिनोमेना है। लेकिन भारत के लिए ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि भारत का जो बहुत बड़ा मैन पावर है, इसको अगर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करें, यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर है, इंजीनियर सबसे ज़्यादा भारत इसमें बनाता है, तो भारत सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन सकता है। चीन के साथ बिजनेस करने में बहुत सारे देशों को दिक्कत है, तो भारत आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक हब है, धुरी है, एक्सिस है, जिसके आसपास सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग घूमेगी, उसके लिए भारत इस समय बिल्कुल तैयार है, लॉन्च पैड पे है। तो अब इस समय जो नरेंद्र मोदी का आपके यहाँ का जो मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू था क्योंकि उसमें वो राष्ट्र का विजन रख रहे थे। और इस मामले में आपका इंटरव्यू कई मामलों में, बाकी बहुत सारे इंटरव्यू पॉलिटिकल हैवी थे, आपका जो इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा वो राष्ट्र निर्माण की तरफ वो झुका हुआ इंटरव्यू था। तो मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जो करने की कोशिश करेंगे, या बल्कि मैं कहूँगा कि करना चाहिए, मेरी विश लिस्ट होगी कि वो इसमें अपने आप को पूरी तरह से फोकस करें कि इस राष्ट्र का विकास हो। और राष्ट्र का विकास कोई झंडा को थोड़ा सा और ऊंचा कर देना नहीं है, या मतलब उसका मैप को चमका देना नहीं है। भारत के सारे लोग उठेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा निवेश, औद्योगिकरण और कृषि से बहुत बड़ी आबादी को निकालकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में लाना, ये अगर भारत का प्रोजेक्ट है कि कम से कम हर जिले में एक अच्छा रेफरल हॉस्पिटल, कि आदमी को दिल्ली और राजधानी ना भागना पड़े। कुछ बेसिक काम जो पहले नहीं हुए, उनमें से कुछ चीज़ें पिछले 10 साल में हुई हैं।
जैसे टॉयलेट, इस तरह के कुछ बहुत बेसिक काम हुए हैं। लेकिन आदमी अब इसके ऊपर के एस्पिरेशन में जाएगा कि अब उसका, जब आपने 5 किलो दे दिया अनाज, तो उसको उसका अंत नहीं है वो, बल्कि बहुत एक शानदार यात्रा की वो शुरुआत पर है कि अब मेरा पेट भर गया, मेरे घर के ऊपर एक छत है, मेरे घर में एक टॉयलेट है, नाउ व्हाट। ये नाउ व्हाट अब इंडिया यहीं मांग रहा आते है। हैं। आपने कहा कि भारत में अब संभावनाएं बहुत हैं, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपने बता दिया। अब तक सरकार ने कहाँ पहुँचाया है, आपको लगता है कि ठीक जगह पे, यहाँ से दिशा सही है। हाँ, यहाँ से टेक ऑफ करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सहयोगी दल हैं, सवाल वहाँ आता है कि भारत की जो राजनीति है बहुत ही अस्थिर सी होती है, कब बिखर जाए, सरकार गिर जाए, कोई नहीं जानता है। नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में अपने साथी दलों को लेकर के चल पाएंगे 5 साल? अब हमको इस मामले में एक समन्वयवादी नरेंद्र मोदी हमको देखने को मिलेगा, और उसके कुछ बीज तत्व इनके पहले के 2 सरकारों में हैं। जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार में भी थे, तब ज़्यादातर सहयोगी दलों के साथ इनके संबंध ठीक ठाक रहे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तब भी उन्होंने अपने सहयोगी दलों को उस स्तर पर परेशान नहीं किया जिस स्तर पर कांग्रेस ने अल्पमत में रहते हुए किया। आप कांग्रेस को अगर याद कीजिए तो कांग्रेस ने अपने सबसे प्रमुख सहयोगी दलों को जिस स्तर पर परेशान किया ताकि उनका वोट इनके पास आ जाए, वो मतलब भारतीय राजनीति का बहुत एक बुरा अध्याय है, जब आप अपने सारे सहयोगियों को कोशिश करते हैं कि जेल डाल दें। लालू यादव के खिलाफ जो केस लंबे समय से पेंडिंग था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको फास्ट ट्रैक करके लालू यादव को सज़ा नहीं दिलवाई। उनको सज़ा 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में मिलती है। मनमोहन सिंह सरकार के सबसे बड़े पार्टनर डीएमके थे, और डीएमके के सबसे बड़ी नेता की सबसे प्रिय बेटी कनी मोई को एक ऐसे केस में उन्होंने जेल डाला मनमोहन सरकार ने, जो कभी साबित नहीं हो पाया। उनकी पार्टी के 4 सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में एक नेता ए राजा को इन्होंने जेल में डाला। इन्होंने अपने सहयोगी होने के बावजूद, जिनके सहयोग से सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी भट्टा परसल में जाके आंदोलन करते हैं, जिसमें 2 लोग मरते हैं, या उनके खिलाफ ताज का कॉरिडोर का केस करते हैं, उनके खिलाफ दलित प्रेरणा स्थल के मामले में केस में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का इनकम का केस होता है। तो वो अपने सहयोगियों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी की छवि अपने सहयोगियों को परेशान करने के लिए नहीं है, और जो इनके 2 प्रमुख सहयोगी हैं, उनका जो एजेंडा है वो नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। दोनों प्रो डेवलपमेंट। इन दोनों पर आते हैं। दिलीप जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको मैं फिर से साफ करना चाहता हूँ। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को नहीं छोड़ा। अब देखते हैं तो शिवसेना वो अपने मतलब से अलग गई, श्रोमणी अकाली दल खुद से अलग हुआ, जेडीयू खुद से अलग हुआ, बीजेपी ने अपने साथी दलों को अलग नहीं किया। आप ये कह रहे हैं जेल तो नहीं डाला, कम से कम। हाँ, जेल नहीं उनके डाला। पूरे शासनकाल में किसी सहयोगी दल का कोई नेता जेल नहीं गया, जो कि भी कांग्रेस भेज रही थी। ये अंतर तो है, मतलब। तो इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि एक भारत का इस समय का जो एजेंडा है यशवंत जी, वो ये होना चाहिए कि भारत ने पिछले 35 साल में जो नेहरू इकोनॉमी के बाद एक डिपार्चर लिया कि नेहरू इकोनॉमी में भारत दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया, सबसे गरीब 10-20 देशों में आ गया, जिसमें कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो नहीं करना है, सिर्फ बंटवारा और ये सब के नाम पर वो एक चला, जो स्टेट सोशलिज्म का एक मॉडल जो नेहरू ने दिया, उसने भारत के बुनियाद में गरीबी डाल दी। उसके बाद उसी कांग्रेस ने ये समझा कि ये हमारा मॉडल चल नहीं पा रहा है, तो नरसिम्हा राव आते हैं, मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री हैं, उन्होंने विकास का एक दूसरा मॉडल लिया कि नहीं, हमको मार्केट, सारी दुनिया में विकास मार्केट के जरिए हो रहा है, उद्योगों के जरिए हो रहा है, तो हमको वहाँ जाना है। ये नहीं हो सकता है कि एक्स कंपनी सिर्फ साल में 30,000 स्कूटर बनाएगी, इसका लाइसेंस ले रही है। जितना बना सकते हो बनाओ और compete करो 20-25 कंपनियाँ। उस समय सिर्फ 1 या 2 कंपनी स्कूटर बनाती थी, और स्कूटर के लिए मतलब 1 साल की वेटिंग लगती थी। मारुति कार के लिए वेटिंग लगती थी कि क्योंकि परमिशन इतना मिलेगा। तो वो जो लाइसेंस कोटा परमिट राज जो था, उसका अंत हुआ और मार्केट खुल गया। अब देखिए 30 साल हमारे भारत के विकास के वर्ष हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस समय एक विकासवादी देश की छवि बनी है, विकसित नहीं हो गया है, लेकिन उसका डायरेक्शन सही है। तो हम इस डायरेक्शन पर कंटिन्यूटी अगर चाहते हैं, भारत की जनता ने इस बार अगर कांग्रेस को एक तरह से रिजेक्ट किया, फिर से तीसरी बार लगातार, आपको लगता है कि कांग्रेस को रिजेक्ट किया? कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि हम तो और कैसे रिजेक्ट करें जब आपको 100 सीट भी नहीं मिल रही। मतलब रिजेक्ट करने के लिए क्या करें? मतलब रिजेक्ट करने के लिए शादी नहीं है ना कि तलाक का पेपर
साइन होगा। रिजेक्ट कर दिया, आपको पूरे उत्तर भारत की पट्टी में बिहार, यूपी से बंगाल सब मिला जुला के आपको 10-12 सीटें आ रही, पूरा जहाँ पर एक चौथाई भारत है। कांग्रेस का जो इस बार का एक तरह से डिस्ट्रक्टिव मॉडल था कि हम अपने बनाए हुए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के डेवलपमेंट मॉडल की जगह रीडिस्ट्रीब्यूशन या उद्योगपतियों को गाली दो, उद्योगपतियों को विलेन बनाओ, ये जो जहाँ से सारा रोजगार का सृजन होना है, जहाँ से धन का सृजन होना है, जहाँ से विकास आना है, उसको ही ध्वस्त कर देना, मतलब अपनी बनाई हुई इमारत को गिराने का जो सुख है ना, इसको हम लोग एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में निहिलिज्म बोलते हैं। निहिलिज्म वो एक्चुअली इवान तुर्गनेव का एक उपन्यास है फादर एंड सन्स, तो वहाँ से ये टर्म आया है, जो मतलब किसी चीज़ में भरोसा नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी से शिकायत नहीं है, आपको अपने बनाए हुए विकास मॉडल से भी शिकायत है। तो ये जो विध्वंसवाद है, इसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी को देख रहा हूँ और उस निरंतरता को देख रहा हूँ जिसकी शुरुआत नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने की थी आर्थिक नीतियों के टर्म में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप उन नीतियों के आगे बढ़ते हुए भारत को तरक्की के रास्ते पर जाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जो इस चुनाव के दौरान लगातार रही, वो ये कहा जाता रहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार, एनडीए 400 पार, तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे इसमें देखिए दो बड़ी प्रॉब्लम है कि भारतीय संविधान इस देश को चलाने का नीति वक्तव्य पत्र है जिसमें कि संशोधन होगा, इसका प्रावधान संविधान निर्माताओं ने खुद कर दिया आर्टिकल 368 लिख के कि आप इसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं संसद के माध्यम से। उसमें दो विधि बनाई उन्होंने कि एक सिंपल मेजोरिटी से होगा और एक 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी जो उपस्थित सदस्य हैं। बीजेपी उस स्थिति में थी जबकि वो संविधान संशोधन कर सकती थी। तो पावर में रहते हुए जब संविधान संशोधन नहीं किया तो उस पर यह आरोप लगाना अपने आप में एक तो गलत है, तथ्यगत रूप से गलत है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ 8 संविधान संशोधन किए और संजोग देखिए ऐसा है कि वो 8 के 8 संविधान संशोधन कांग्रेस के समर्थन से लागू हुए। EWS हो, महिला आरक्षण हो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा देने का हो, SC/ST आरक्षण जो हर 10 साल पर बढ़ता है उसको बढ़ाने का हो, GST का हो, कोई संविधान संशोधन उन्होंने आम सहमति के बगैर नहीं किया। तो इतनी आम सहमति के साथ फुल मेजोरिटी की सरकार चली। इसके मुकाबले बहुत बुलडोज करके तो मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। बुलडोजर तो वो चला रहे थे संविधान पर, या इंदिरा गांधी चला रही थी। बहुत सारी चीज़ें जिस पर राष्ट्रीय सहमति नहीं थी उसको करने की कोशिश कर रही थी वो इस तरह से। अब देखिए ना, इंदिरा गांधी का जो अब 42वां संविधान संशोधन है उसमें एक साथ संविधान की 40 धाराएं बदल दी गई। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब लगभग पूरा संविधान का एक 10 से 15% बदल दिया गया एक संशोधन से, और ऐसे 25 संशोधन वहाँ हुए हैं। उसके मुकाबले इनका 8 संशोधन। तो ये, और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मैंने एक कहीं पर कहा था और वो बहुत सुना गया, मतलब उसको 80 लाख 90 लाख वो कहीं उसके वीडियो चले हैं कि नरेंद्र मोदी अगर संविधान नहीं है तो वो क्या कर रहे होते। संविधान उनके अपने निजी जीवन की पृष्ठभूमि अगर देखें तो बहुत साधारण परिवार का, गुजराती स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, उनके पैतृक घर वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पृष्ठभूमि का आदमी है। भारत की लगभग मतलब बड़ी आबादी उसी पृष्ठभूमि की है। वो आज भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनता है? इसलिए कि संविधान है, चुनाव है। बीजेपी में भी वो नेता सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव है। चुनाव न हो तो बीजेपी भी उनको नहीं टॉलरेट कर पाएगी कि जरूरत क्या है। तो किसी कोई संविधान को सर माथे पर संविधान को जिस आदमी से सबसे कम खतरा है वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। उस आदमी के बारे में ये कहना कांग्रेस की गलती थी, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और एक चीज़ और है यशवंत साहब, आप जब संविधान को कंटेंशन में ले आते हैं तो संविधान को आप विवादित बना देते हैं कि संविधान ऐसी चीज़ है जिसको नष्ट किया जा सकता है, आप कह रहे हैं, जबकि आपका अनुभव है कि 70-75 साल में ये नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ भारत के पूरे प्राण का मतलब मूल तत्व है, जो जिस पर ये सारा कुछ खड़ा है,
जिसको आज तक कभी कोई खतरा नहीं हुआ, उसको आप विवादित वस्तु जब बनाते हैं तो ये एक तरह का अपराध है, ये क्रिमिनल एक्ट है। जब आप कह रहे हैं कि संविधान को नष्ट कर दिया जा सकता है, आप इसको नष्ट किए जा सकने वाली वस्तु के रूप में आप लोगों के सामने ला रहे हैं, इसका मतलब उसको वल्नरेबिलिटी उसमें आप डाल दे रहे हैं जो वल्नरेबिलिटी उसमें नहीं है। तो ये एक तरह से आपराधिक कृत्य है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का खड़ा होना, बड़ा होना, ताकतवर होना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, आज़ादी है, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं वो, लोगों के बोलने की आज़ादी की बात करते हैं वो, कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी खतरनाक है। कैसे साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला एजेंडा था कि भारत के जो न्याय व्यवस्था है ये लोगों को बहुत परेशान करती है, आदमी वहाँ जाकर गरीब हो जाता है, लंबी केसेस पेंडिंग चलती है, जुडिशरी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है। तो वो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए एनजेसी का एक्ट लाते हैं, जो कि संसद में सभी दलों के समर्थन से पास हो जाता है। उसके बाद 17 राज्यों की विधानसभाएं उसको अनुमोदन कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बोलते हैं कि ये जो संशोधन है ये संविधान के मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके खिलाफ है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अभी एक तानाशाह क्या करता कि संसद हमारे पास है, हमारे पास बहुमत है, आपने कोर्ट का आदेश दिया, संविधान संसद को अधिकार है कि आपके आदेश को हम निरस्त कर दें। क्या अपने सबसे प्रिय विषय का होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निरस्त करने के लिए संसद का सहारा लिया? ले सकते थे क्योंकि उनको सारी पार्टियों का भी समर्थन था, लेकिन उन्होंने चुपचाप कोर्ट का आदेश, हुजूर माई बाप मिलॉर्ड आपका आदेश लागू होगा। प्रोफेसर दिलीप मंडल ये कहना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, उसके लिए एक अलग से आप समझिए कि स्कूल है, वो जजेस का है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए कमीशन सरकार ने बनाया और उस कमीशन को उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते नहीं, जैसे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, और नरेंद्र मोदी ने मान लिया। आप हाँ, ये करें। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए मूल संविधान के तहत तो कॉलेजियम सिस्टम था नहीं। जो संविधान बना, संविधान सभा में बहस हुई और कॉलेजियम सिस्टम का जब प्रस्ताव आया तो 3 बार संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो संविधान सभा ने इस देश को बनाया है, तो उनका तो आइडिया था कि ये अधिकार सारी दुनिया में एग्जीक्यूटिव, जिसको मतलब राष्ट्रपति भारत में कह सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है और ये अधिकार के साथ जुडिशरी चल रही थी। कोर्ट ने एक तरह से तख्तापलट करते हुए, मतलब पूरे सिस्टम का तख्तापलट, पूरे सिस्टम का नहीं, उन्होंने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया 1992-93 में जजेज, सेकंड जजेज एक्ट जो फैसला उसके जरिए। नरेंद्र मोदी उसको मूल संवैधानिक व्यवस्था को उसको लागू करने के लिए उन्होंने एक वो एक्ट लेकर आए। सारे राजनीतिक दल उस पर सहमत हुए कि हाँ ये अधिकार, क्योंकि सरकारें तो आप बदलती रहती, कल कांग्रेस आएगी तो भी उसको यही समस्या झेलनी पड़ेगी इसी जुडिशरी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सबकी सहमति से उन्होंने कहा कि एनजेसी एक्ट पास कर देते हैं। सबने पास कर दिया, 17 राज्यों का अनुमोदन हो गया और नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कोर्ट का जब आदेश आ गया तो कोर्ट के आदेश को सिर झुका के स्वीकार कर लिया। हाँ। तो ये बता रहा है कि, या आप देखिए कि इस बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने कार्य किए, 370 हटाना या आपको 3 तलाक, जो इनके विवादित फैसले माने जाते हैं, इसके लिए क्या उन्होंने संविधान के साथ कोई छेड़खानी की? बगैर संविधान को किसी भी तरह से बदले हुए ये सारे फैसले उन्होंने लागू किए। उन्होंने, जैसे राम मंदिर बनना था, राम मंदिर अल्टीमेटली कोर्ट के आदेश से बना है, उसको उन्होंने संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपने हाथ के पावर से नहीं बनाया। जबकि बल्कि इसी मामले में, ऐसे ही एक धार्मिक मामले में 1900 आई थिंक वो समय रहा होगा 1985 का, साहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता महिलाओं को देना पड़ेगा, तलाकशुदा महिलाओं को, तो राजीव गांधी ने सिर्फ जन भावनाओं, जन आप समझ सकते हैं उनका जन क्या था, जो भी, तो जन भावनाओं को की तुष्टिकरण के लिए उन्होंने उस आदेश को कूड़े के टोकरी में डाला और संसद से पास करवा के साहबानो केस के जजमेंट को फेंक दिया। क्या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक भी ऐसा उदाहरण है जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ किया? तो बोलना एक अलग चीज़ है कि संविधान को खतरा हो जाएगा, लेकिन उसके एविडेंस कहाँ है कि संविधान को खतरा हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि उनको अभी काशी में मंदिर बनना चाहिए, अगर उनको लगता है कि बीजेपी को 242 से लगभग मैंडेट है तो बनना चाहिए, क्या वो इस काम को सरकार के आदेश से करेंगे? मुझे नहीं लगता वो करेंगे। ये कभी होगा भी तो कोर्ट के आदेश से होगा।
370 का जाना जो है वो भी कोई उसके लिए उन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा तो नहीं नहीं, किया। बल्कि उसके साथ एक उन्होंने एक जो थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश की थी, कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, तो मान लिया उन्होंने कि नहीं ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक वैलिड आरोप है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल इस आरोप को रद्द करते हैं कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी नेता हैं। देखिए ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मुसहर जाति का एक व्यक्ति जीतन राम मांझी, जिसकी पार्टी का एक सांसद है, वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हुआ इस बार। 27 ओबीसी के मंत्री होंगे, 15 SC ST के मंत्री होंगे। तो भारतीय लोकतंत्र की और क्या कामयाबी होनी चाहिए कि मतलब सबसे नीचे का, सतह से भी नीचे के लोग अब इस देश को चलाएंगे। इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, चूंकि राजनीति शास्त्र ये आपका पसंदीदा एक सब्जेक्ट है, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री आप कैसे आंकते हैं? नरेंद्र मोदी को देखिए, मैं निरंतरता का प्रधानमंत्री मानता हूँ, उनको मैं क्रांतिकारी प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ। और क्रांतिकारी भारत में होना भी नहीं चाहिए। भारत मूलतः एक ग्रेजुअल ग्रोथ का देश है, भारत एक इवोल्यूशन का देश है। ये 2000 साल में यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई, यहाँ कोई फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और उस तरह की जो क्रांतियाँ होती है जिसमें कि मार काट होकर देश बदल जाता है, ये वैसा देश नहीं है। इसमें इतनी सारी अंतर्धाराएं एक साथ चलती हैं और एक दूसरे को बैलेंस करती हैं कि आप बुद्ध के समय से लेकर आप लगातार अगर देखेंगे तो ग्राम, समाज, देश, इनका बदलना एक क्रमिक विकास का देश है। तो वो जो निरंतरता का देश है, दरअसल देखिए क्रांतियाँ क्यों नहीं होती? क्रांतियाँ कई बार इसलिए भी नहीं होती हैं, जैसे राहुल गांधी इस पर एक आइडिया लेकर आए, जिसको उन्होंने शुरुआत में कहा, बाद में कहा कि हमने नहीं कहा, फिर स्वयं पित्रोदा ने कह दिया, उनके गुरु ने, फिर उन्होंने कहा कि हमने जो कहा उसका वो मतलब नहीं था, फिर किसी और ने कह दिया तो उसका नहीं मुझे गलत समझा गया, ये सब चलता रहा। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बार बार चर्चा आई कि संपत्ति का एक्सरे करेंगे और उसके बाद हम उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका एक्सटेंशन होते होते इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे। अभी भारत में ये क्यों नहीं चल सकता है? देखिए, भारत में अच्छा है, बुरा है, पसंद है, नापसंद है, लेकिन अल्टीमेटली भारत में हर आदमी अपने बेटे के लिए काम करता है, बेटी भी नहीं। बेटे को क्या दे के जाएंगे यह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए एक 80 साल का आदमी भी करप्शन भी कर सकता है, वो घटतोली भी कर सकता है, वो मिलावट भी कर सकता है। 80 साल की उम्र में भी वो करता है कि थोड़ा सा बेटे को और ज़्यादा दे के जाएंगे। उस समय वो क्राइम कर सकता है, इस समय वो किसी की संपत्ति, किसी के ज़मीन में 2 फीट दबा के अपनी बाउंड्री कर सकता है, बेटे को दे के जाएंगे। अभी इस देश में आप इनहेरिटेंस टैक्स वगैरह की बात करेंगे तो चलेगा नहीं। देश के मिजाज को भी समझने की ज़रूरत है। क्यों मोतीलाल नेहरू अपनी विरासत नेहरू को दे रहे हैं? नेहरू अपनी विरासत क्यों इंदिरा को दे रहे हैं? इंदिरा अपनी विरासत राजीव को क्यों दे रही हैं? राजीव के जाने के बाद वो विरासत सोनिया गांधी के पास आ रही है, सोनिया गांधी के बाद वो विरासत राहुल के पास आ रही है, प्रियंका के पास नहीं जा रही है। अभी उनके बाद उनका बेटा तैयार हो रहा है, तो प्रियंका की अगली पीढ़ी। तो ये इस देश में आप इनहेरिटेंस टैक्स की बात करेंगे, और करते भी तो वो समझदारी से करते। अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स है और उसके दायरे में मुश्किल से 1000 लोग हैं, लेकिन आप इनहेरिटेंस टैक्स हर आदमी की संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा। अरे सबसे अमीर 1000 लोगों का किया जाएगा, फिर भी एक लॉजिक होता है। आप पूरे देश को डरा रहे हो कि विरासत पर टैक्स लगा राहुल गांधी को लेकर मेरे 2 सवाल। कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी, और ये फर्ज कर लीजिए कि उनको देश का नेतृत्व करना पड़े तो राहुल गांधी को इन दोनों भूमिकाओं में आप कैसा पाते हैं? राहुल गांधी मतलब देखिए, निजी तौर पर मतलब मैं उनके साथ चाय पीता हूँ, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ये आलोचनाएं जो मैं अभी कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आलोचना उनसे निजी तौर पर भी मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा सार्वजनिक मंचों पर भी कर चुका हूँ। जब उनके नेताओं के बीच कभी मुझे बुलाया गया कि इस विषय को हम आपसे समझना चाहते हैं, आप बताइए कि क्या इशूज़ हैं, क्या ओबीसी के इशूज़ हैं, या आर्थिक नीतियों पर आप कैसे सोचते हैं, इस तरह के जब भी कहा गया तो मैंने कहा है। तो इसमें देखिए 2 राहुल गांधी की बुनियादी समस्याएं हैं, और चूंकि इसको सार्वजनिक तौर पे मैं कह चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। अगर वो सिर्फ निजी बातचीत में होता तो मैं कतई नहीं कहता, क्योंकि निजी बातचीत का बाहर खुलासा नहीं होना चाहिए। उनकी पहली समस्या ये है कि वो आर्थिक तौर पर विकासवादी नहीं है, और इसके बहुत सारे लक्षण ऑलरेडी इस समय तक आ चुके हैं। वो कहीं ना कहीं या तो कैम्ब्रिज में या सेंट स्टीफेंस में कभी वो मार्क्सवाद के गहरे असर में रहे हैं। अच्छा।
कोई शिक्षक उनका है, कोई मैं जानता भी हूँ, नाम भी नहीं ले रहा हूँ, जेएनयू के 1-2 शिक्षकों से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हो सकता है मार्क्सवाद उनके दिमाग में वहाँ से आया है। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सबके पास संपत्ति होनी चाहिए। सबके पास तो तब होगी जब देश के पास संपत्ति होगी जिसको कि आप नीचे ट्रिकल डाउन कराएंगे, वरना आप गरीबी का बंटवारा करेंगे। समृद्धि का बंटवारा करने के लिए समृद्धि होनी चाहिए ना भाई। आपको जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि तमिलनाडु सरकार को आज मन करता है कि मिड डे मील हमने शुरू किया था देश में, अब हम लोगों बच्चों को ब्रेकफास्ट मील भी देंगे। तो इसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? 750 करोड़ की। उनका वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है ले जाओ। अभी ये जो बयानतदारी दे देंगे, या होता है कि नहीं, यहाँ की हर बच्ची को हम कॉलेज दिखाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल के बाद अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ के आई है और इसके बाद वो अगर कॉलेज जाना चाहती है, तो जब तक वो कॉलेज में पढ़ेगी हर महीने उसको 1000 रुपये देंगे। कितना खर्चा आएगा? लगभग 8000 करोड़। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कहता है ले जाओ। अब ये जो है इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु ने आर्थिक विकास का एक स्तर हासिल कर लिया है। वो भारत का फैक्ट्री कैपिटल है, भारत का वो ऑटो हब है, वो IT सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहाँ के पूरे वर्कफोर्स में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। भारत में जितनी महिलाएं नौकरी करती हैं उसमें से लगभग आधी वहाँ करती हैं। तो अब ये समृद्धि का लेवल जब आ जाता है तब कहते हैं ना कि आपका हेल्थ केयर हमारा जिम्मा, आपकी शिक्षा हमारा जिम्मा, कोई आदमी के पास, हर आदमी को घर ना मिले तो हम देंगे। अब ये करने के लिए आपको समृद्धि चाहिए। राहुल गांधी इस समृद्ध होने से शायद उनको दिक्कत है, उनको गरीबी से कुछ प्रेम है। वो मतलब जैसे देखिए एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ कि आज नोएडा का एक आदमी, दिल्ली का एक आदमी, कल सुबह उसको लगता है कि मुझे बिहार पहुंच जाना है, तो इस समय शाम में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय भी चाहे तो अपनी गाड़ी उठाए और अगले दिन सुबह बिहार पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है कि एक्सप्रेसवे से अब यहाँ से वहाँ तक पूरा जुड़ चुका है। इस एक्सप्रेसवे के बनने की शुरुआत जब यमुना एक्सप्रेसवे से हुई तो राहुल गांधी अपने केंद्र सरकार में मौजूद थे। उस समय वो केंद्र सरकार एक तरह से चला रहे थे। बेशक मनमोहन सिंह उस सरकार का चेहरा थे, लेकिन सरकार के सारे फैसले आप जानते हैं कहाँ हो रहे थे, सारे अफसर कहाँ जाते थे, सारे उद्योगपति किससे जाते थे, सबको पता है, दिल्ली में हर व्यक्ति को पता है। तो जो आदमी सरकार चला रहा है, लैंड एक्विजिशन का कानून आपका बनाया हुआ है, उस कानून के तहत बहन मायावती की सरकार लैंड एक्विजिशन कर रही है और इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कौन गए थे? राहुल गांधी। और आज समझिए कि वो अगर थोड़ा सा आंदोलन और बड़ा हो जाता और वो हाईवे वहाँ नहीं बन पाता और बहन मायावती ने एकदम पैर जमा नहीं देता कि हम बनाएंगे, आपकी ऐसी तैसी जो करना हो कर लो टाइप का एक मतलब रिजॉल्व और वो दृढ़ता अगर नहीं दिखाई होती, तो आज की तारीख में उस एक्सप्रेसवे के आसपास जो कुछ समय में वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की इकॉनमी धीरे धीरे बन जाएगी, क्योंकि उसके आसपास कई तरह के इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। एक इस समय बुंदेलखंड का एक आदमी अगर सोचता है कि मैं अपनी फसल को दिल्ली के मार्केट में भेजना चाहूँ तो वो 12-13 घंटे में यहाँ पहुँचा दे रहा है, 10 घंटे में। तो ये सारी सुविधाएं इस वजह से है क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बना, इसके खिलाफ वो खड़े हो गए। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप प्रोफेसर दिलीप मंडल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विकास के मायने नहीं पता है, इसलिए विकास विरोधी है। विकास विरोधी है और उनका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है वो गरीबी के बांटने का आइडिया है। तो एक तो वहाँ पर समस्या है। उद्योगपतियों के खिलाफ देखिए ना, अभी जैसे ये आरोप लगा कि अच्छा निजी जीवन में बहुत दिलचस्प है, खुद वो शेयर मार्केट में बहुत गहरे इन्वेस्टेड हैं, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट है और मेरे ख्याल से इस समय उनके पास, अगर उन्होंने इधर बेच नहीं दिया है, कम से कम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका शेयर मार्केट में। तो वो आदमी निजी जीवन में इस इकोनॉमी से, इस शेयर मार्केट से अपनी समृद्धि कमा रहा है, लेकिन वो भारत के उद्योगपतियों को गाली भी दे रहा है साथ में, और लगातार वो वेल्थ क्रिएशन को डिस्टर्ब भी करता है। जैसे कि एक शॉर्ट सेलर अमेरिका में, वो उसका धंधा है उसका, और वो घोषित धंधा है कि हम कोई सारे मार्केट में कुछ शेयर गिर जाएंगे तो उसको प्रॉफिट है, गिराने पर बेट करता है। तो उसने कह दिया कि एक उद्योगपति जो है ये बहुत करप्ट है, आरोप लगा दिया और निकल गया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी के लोग लेके उसको नाचने लगे और शेयर मार्केट गिर गया। तो शेयर मार्केट के गिराने में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर कोई भूमिका कहीं भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में देखा गया है तो वो राहुल गांधी का हाथों हुआ है। अब शेयर मार्केट कोई कह सकता है कि अमीरों का खेल है, तो शेयर मार्केट अमीरों का खेल नहीं है। भारत में करीब करीब 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं और गांव का आदमी लग रहा है आपको कि एकदम बिल्कुल साधारण आदमी है, हो सकता है वो अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो लेके घूम रहा है। तो ये भारत में चूंकि मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टोटल डीमैट की संख्या तो और भी ज़्यादा है, रियल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा हैं, तो
छोटे छोटे गांवों में आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टर इस समय। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, हाँ। एक तो मैंने उनको कहा कि उनका मार्क्सवादी होना एक समस्या है, दूसरा वो व्यक्ति पावर चाहता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ नहीं। जैसे अगर राहुल गांधी, जैसे देखिए 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। नेहरू जी को जब लगा कि बेटी को मुझे एम्पावर करना है तो बेटी को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मंत्रालय सौंपे, उनको अपने जो विजिटर्स हैं उनके बैठकों में उसको साथ रखा, विजिटर्स कौन होगा ये तय करने का एक तरह से सेक्रेटरी जैसी एक भूमिका दी। तो उनको पॉलिटिक्स में इनिशिएट कराया जिम्मेदारियों के साथ कि एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय में कोई अगर कैओस होगा तो तुम जिम्मेदार हो, तुम संभालो। राहुल गांधी की ट्रेनिंग बहुत अलग तरह की है। जब वो मंत्री बन सकते थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, तब वो पर्दे के पीछे से पावरफुल बने रहे, लेकिन किसी एक मंत्रालय में काम नहीं हुआ इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, किसी के विभाग में कोई अफसर करप्शन कर जाए इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। पावर पूरा, जिम्मेदारी शून्य। अभी जैसे कि मतलब जी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म हो गया तो राहुल गांधी आगे, पीछे हो गया तो कांग्रेस अध्यक्ष आगे। ये नहीं चल सकता है, आपको जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। और तीसरा उनमें जो दिक्कत हुआ कि सोशल जस्टिस का जब इशू उन्होंने उठाया तो वो उसी के साथ उनका कन्विक्शन नहीं था, वो उनका स्ट्रेटेजिक और राजनीतिक कदम था। तो उसमें उनकी ईमानदारी नहीं दिखी। जब वो कह रहे थे कि कास्ट सेंसस कराना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में कास्ट सेंसस रोका किसने? कांग्रेस ने ही भारत में कास्ट सेंसस रोका। अंग्रेजों के समय तक तो हो रहा था। आपने इससे पहले के सारे कास्ट सेंसस, एक को छोड़ दें तो सारे तो कांग्रेस के समय हुए थे, आपने क्यों नहीं कराया? इवन आपने कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस करा लिया उसकी रिपोर्ट आज भी क्यों नहीं आई? आज की तारीख में भी, मतलब 2024 में कास्ट सेंसस के कर्नाटक की रिपोर्ट आई नहीं और आप कास्ट सेंसस से वोट मांगने जा रहे हैं। तो ये सवाल भी मैंने राहुल गांधी के सामने पब्लिक में पूछा था और बोला भी था कि आप अगर सोशल जस्टिस पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो सरकारें, उस समय उनके पास छत्तीसगढ़ की सरकार थी, राजस्थान की सरकार भी थी, उस समय संभवतः मध्य प्रदेश वाली भी थी। तो मैंने कहा कि आप कुछ तो करके दिखाओ ना। आप कह रहे हो कि कॉरपोरेट में सारे जातियों के लोग नहीं हैं, आपके पास राज्य सरकारें हैं, आप अपने यहाँ कोई मॉडल तो खड़ा करो ना। एक शहर में डाइवर्सिटी ला के दिखाओ ना, एक म्यूनिसिपैलिटी में। तो आपके पास दरअसल कोई मॉडल नहीं है, कुछ यूटोपिया है, कुछ आपके पास दीवार स्वप्न है, दिन के सपने हैं, और उसके में वो मतलब कुछ में अपने आप को महान होने की फीलिंग है, और फिर मतलब सब लोग बराबर होंगे टाइप का कुछ एक और यूटोपियन आइडिया है। तो ये मिला जुला कर राहुल गांधी बन रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में राहुल गांधी जो है वो निरंतरता का निषेध है, और भारत की समृद्धि चूंकि निरंतरता से आ रही है, कांग्रेस भारत के हित के विरोधी है। हाँ, इस नाते, क्योंकि गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स भी तो बिरला और बजाज के साथ मिलकर की थी ना। उन्हीं के घर में रहते थे, उनके पैसे के साथ। और स्वदेशी का आंदोलन क्या था कि भारतीय उद्योगपतियों को मौका मिले, इसलिए ये जो ब्रिटेन से जो माल आ रहा है उसका आना रोके। तो उद्योग के साथ तो कांग्रेस का मतलब गर्भनाल का संबंध है। मतलब उन उद्योगपतियों को आपने इस देश में, अंबानी किसके समय में भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना, या अडानी भारत के टॉप उद्योगपतियों में, टॉप के एकदम शीर्ष उद्योगपतियों की लिस्ट में कब आए? अडानी ने अपना बिजनेस किसके समय शुरू किया है? इसमें की हर की बुनियाद में कांग्रेस है। ये अपनी बुनियाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस अपने इथॉस के खिलाफ काम कर रही है, कांग्रेस अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है। ये सबसे तकलीफदेह है। प्रोफेसर दिलीप मंडल कह रहे हैं 4 बातें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रैप कर देना चाहता हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस की जो नीतियाँ पारंपरिक तरीके पर रही हैं उसके विरोधी हैं। राहुल गांधी को विकास के मायने नहीं पता है, इसलिए विकास के विरोधी हैं। राहुल गांधी निरंतरता का निषेध हैं। राहुल गांधी एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट लेकर के घूमते रहते हैं। तो तथ्य पर उनकी राजनीति नहीं चलती। और सोशल जस्टिस उनका जो है वो उनका जो सोशल जस्टिस है वो रेटरिक है, वो बयानबाजी है। उसके लिए कोई काम करते हुए जब पावर होती है तब आदमी की नीति पता चलती है, नियत पता चलती है। जब आदमी विपक्ष में होता है तो उसकी राजनीति पता चलती है। तो किसी आदमी की नीति क्या है ये जानना हो, कांग्रेस बीजेपी की नीति है अगर कि मंदिर बनना है तो मंदिर के लिए सरकार में है, तब वो मंदिर बनवा पा रहे हैं ना। लेकिन जो विपक्ष में है तब तो वो नारेबाजी होती है, तमाम लोग करते हैं। तो एक राहुल गांधी की सोशल जस्टिस वाला भी एक मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था जी। अब कुछ राजनेताओं की बात करते हैं। आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के स्टेट्समैनशिप की परीक्षा है ये नया जो गठबंधन है इसको लेकर के चलना। इसमें नीतीश कुमार भी हैं, नायडू भी हैं। नीतीश कुमार कितनी दूर तक चल सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि
जहाँ तक इन लोगों के कार्य करने की पद्धति है, इनका अभी तक का जो पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स की नहीं, पहले पॉलिसीज़ की, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है बीजेपी की अभी की इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशली और इन दो नेताओं की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि दो अलग अलग तरह के राज्य हैं, एक अपेक्षाकृत विकसित राज्य है, एक काफ़ी पीछे का राज्य है। लेकिन जैसे आप देखेंगे तो नायडू भारत में पहले वो नेता हैं, एक तरह से राजीव गांधी के बाद अगर कहें तो इन्होंने आईटी के महत्व को समझा और उसके लिए उन्होंने अपने राज्य को तैयार किया और हैदराबाद, हाँ, और हैदराबाद एक तरह से साइबराबाद कहा जाता है, तो वो उन्होंने, तो विकासवादी हैं वो, डेवलपमेंटिज्म के व्यक्ति हैं वो। दो तीन चीज़ें हैं जो टकराती हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मुस्लिमों को जो आरक्षण आंध्र प्रदेश में मिलता रहा है वो मिलता रहेगा, हमने तो पहले से ही अपना कमिटमेंट दे रखा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है और वो भी अपने यहाँ अपनी राजनीति के लिए चाहें कुछ ना कुछ उनको मिले, और ये दोनों चीज़ें बीजेपी के लिए आसान नहीं है। दूसरा वाला देखिए बहुत कठिन नहीं है, बिहार को विकसित बिहार होना चाहिए, ये पूरे भारत के विकास के लिए ज़रूरी है। विकास के दौड़ में एक लंबा चौड़ा जो भौगोलिक इलाका है वो पीछे रह जाए तो फिर भारत का विकास कैसे होना है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा किसी भी सरकार को। स्पेशल स्टेटस में बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको कई तरह की रियायतें देनी पड़ती हैं, कई तरह के वो रियायतें मेरे ख्याल से बिहार को मिलनी चाहिए। खास करके अगर आप वहाँ पर कोई उद्योग खोलते हैं तो टैक्स रिबेट, और केंद्र सरकार को भी उसमें थोड़ा सा अपना सीड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी का जो कलेक्शन है अगर उसको मुझे रोकना है ताकि 10 साल में वो उद्योग खड़ा हो जाए वहाँ पर, ताकि उद्योग वहाँ जाए, तो इतना सा मेरे ख्याल से वो कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे नरेंद्र मोदी अगर राज्य सरकार, और इसमें एक सहमति के बिंदु मुझे उभरते हुए दिख रहे हैं। या उनको आप स्पेशल स्टेटस के तो एक लीगल टर्म भी है, उसके लिए पहाड़ी राज्य वगैरह वगैरह टाइप की शर्तें हैं, उतना आसान नहीं, आप उसको स्पेशल स्टेटस मत बोलिए, लेकिन बिहार को विकसित राज्य बनना चाहिए, इस पर सहमति बनाकर कार्य हो सकता है। और इसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर निवेश बढ़ाएं, वहाँ और मेडिकल कॉलेज खुलें और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें, उद्योग वहाँ जाएँ, इसलिए उद्योगपतियों को स्पेशल इंसेंटिव दें, केंद्र सरकार भी इंसेंटिवाइज करे, तो ये मेरे ख्याल से विवाद का नहीं बल्कि ये बहुत अच्छी वाली सहमति बन जाए अगर, तो ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा। और वहाँ पर अगर वो थोड़ा सा शिक्षा का अच्छा विस्तार हो तो पूरे देश को अच्छा मैन पावर भी मिलेगा, जो सबसे सस्ता मैन पावर बिहार क्यों उपलब्ध कराए, अच्छा मैन पावर उपलब्ध कराए, तो ये एक मेरे ख्याल से संभव भी है और ये होना चाहिए। तो स्पेशल स्टेटस आप नाम के साथ बेशक न दें, लेकिन उसको आप टैक्स रिबेट्स और बाकी सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि विवाद यहाँ होगा, कोई अंतर होना नहीं चाहिए। मतलब चंद्रबाबू नायडू के साथ दो देखिए वहाँ पर, क्योंकि समस्या क्या हो रही है कि कांग्रेस के समय में, वाईएसआर के समय में मुसलमानों का आरक्षण देना शुरू हो गया वहाँ पर, उसके बाद वो कोर्ट में फंसा रहा, राज्य सरकार उसको लेकर कोर्ट में लड़ती रही, कोर्ट उसको अभी तक उसको इंडोर्स नहीं किया है। तो लागू तो देखिए होगा जब कोर्ट से सहमति वगैरह होनी है तब जाके लागू होना है। तो आज की तारीख में वो मामला अभी सैद्धांतिक पोस्चरिंग का ही ज़्यादा है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस में अभी आंध्र प्रदेश का मुस्लिम आरक्षण नहीं है। तो सरकारें अपने अपनी पोजीशंस लेंगी, क्योंकि एक बार जब आप कोई चीज़ दे देते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ से उसका ले लेना जो है वो अलग लेवल की डिप्रिवेशन की फीलिंग देता है और उसका पॉलिटिकल एक्ट हो जाता है वो। उसके बाद आप अभी किसी राज्य, हम एक सिद्धांतता हो जाए कि नहीं अब और नहीं देंगे, तो विरोध उसका उस लेवल पर नहीं होगा। दी हुई चीज़ छीन लेना ना, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लेना, तब बच्चा रोता है ज़्यादा। बच्चा खिलौना पाने के लिए रोता है, वो कम रोता है। दिया हुआ खिलौना उसके हाथ से आप छीन लेंगे तो ज़्यादा रोता है, तो वो ज़्यादा असहमति और डिस्कॉर्ड पैदा करता है। तो इसलिए कांग्रेस ने जो पाप कर दिया है उसका बोझ तो अब सबको थोड़ा थोड़ा ढोना पड़ेगा। मतलब आप उसको तो ये बोझ नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा। ये पाप अब एकदम से आप कैसे हटा देंगे, लेकिन हाँ आप उसको अगर एक केंद्रीय पॉलिसी के तौर पर अगर आप ले लें कि ठीक है अब हम और किसी संस्थान को सरकार बनाकर माइनॉरिटी को नहीं देगी, इसको अगर आपने बना लिया, क्योंकि संविधान भी कहता है कि माइनॉरिटी को अपने शिक्षा संस्थान बनाने का अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 30 कहीं ये नहीं कह रहा है कि केंद्र सरकार उसको बनाएगी और बना के सौंप देगी। तो ये जामिया के केस में जैसे हुआ कि केंद्र सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को बनाया और उसको उन्होंने
मुस्लिम माइनॉरिटी को सौंप दिया 2011 में, और वो जिस दिन दिया उसी दिन से SC/ST का रिजर्वेशन वहाँ खत्म हो गया और OBC और EWS लागू ही नहीं हो पाया। तो ये नहीं करेंगे आगे, ये इस पर मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सहमति बन सकती है। कांग्रेस भी आज नहीं कहेगी कि हमने जामिया में जो किया था वो सही किया था। मैंने इस पूरे चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग लंबे समय से इस सवालों को उठा रहे हैं, 2011 से मैंने इस पर लेख लिखना शुरू किया कि ये माइनॉरिटी बनाकर SC/ST या OBC का आरक्षण खत्म करने की जो पॉलिसी है गलत पॉलिसी है। मेरे उस समय तक के मतलब छपे हुए लेख हैं। तो उस पॉलिसी इस बार ये हुआ कि ये मुद्दा बन गया, और ये जब मुद्दा बन गया तो देखिए कांग्रेस ने अपनी पुरानी पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला पूरे चुनाव में। इसका मतलब उनको मालूम है कि कुछ हो गया, कुछ ये जो हमने किया है ये। अब नरेंद्र मोदी की टीम के लोगों का, नेताओं का मैं जिक्र करता हूं, और मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड 35 सेकंड में आप उनको डिफाइन कर पाएं। देखिए मैं कोशिश करूंगा, मैं तौर तरीके से मतलब व्यक्ति पर। अमित शाह एक बहुत सख्त राजनेता जो फैसले लेता है और बहुत ज़्यादा विरोध और असहमतियाँ भी खड़ा करता है अपने दूसरे तरफ, और इस वजह से अगर कोई कठिन फैसला कराना हो तो वो ही इज़ द पर्सन जिसके ज़रिए वो कठिन कार्य होना है। और ख़ास करके 370 के मामले में हमने उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो इतना माना गया था कि बहुत हिंसक प्रतिक्रिया होगी, उसको इतना स्मूथली ले जाना जो है वो उनको एक अच्छे और सफल नेता के रूप में, अच्छा बहुत लोग नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन सफल एक प्रशासक के रूप में उसको देखा है उन्होंने। और भारत में देखिएगा तो अभी 1-2 घटनाएं हुई, अभी हाल में जम्मू में भी हुई, वरना लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कुल मिलाकर गिरावट आई है, और सांप्रदायिक दंगों में भी गिरावट आई है पूरे देश में। एस जयशंकर ने इस देश का मान बढ़ाया है, और उन्होंने एक तरह से आप मैं अगर कहूँ तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेचर देने में बहुत शांत तरीके से, बहुत शोर किए बगैर काम करने वाले नेता के रूप में मैं उनको देखता हूँ। और विदेश नीति भारत की इस बीच में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके साथ अलाइंड है। एक ध्रुवीय विश्व है तो उसमें वो जो सबसे बड़ा ध्रुव है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। उसमें जो भारत की नीतियां हैं वो एक काल्पनिक मध्य मार्गी की जगह वो जो ग्लोबल राइट है उसके साथ अलाइंड उनकी नीतियां हैं। निर्मला सीतारमन एक वित्त मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की नीतियों को लागू करने की ही उनकी भूमिका है, और मैं उनकी इतनी सी सीमित भूमिका उनको मैं देखता हूँ। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता के रूप में मैं उनको देखता हूँ जो कि बीजेपी में सर्वसम्मति का नेता है, जो जिसके होने भर से बीजेपी की तरह दिखती है, और उसका वो एक तरह से पुरानी और नई बीजेपी के बीच के वो ब्रिज हैं, जो मतलब वाजपेयी आडवाणी एरा से लेकर मोदी एरा के बीच के वो पुल हैं। तो इस नाते उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में मुझे लगता है कि रहेगी। नितिन गडकरी विकासवाद, एक शब्द में मैं उनको मोटे तौर पर ये करूँगा कि वो अपना जो काम है वो करते हैं, और इसके अलावा दाएं बाएं उनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी न लेते हुए अपने मंत्रालय, अपना कार्य, अपने टास्क, अपना टारगेट, मतलब नो नॉनसेंस और फालतू ज़्यादा अनाप शनाप न करते हुए अपने दिए हुए कार्य को पूरा करने वाला नेता। बस एक नेता का नाम ले रहा हूँ, चूँकि वो अब करियर शुरू कर रहा है मंत्री के तौर पर, लेकिन संभावनाएं क्या हैं? चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति के सबसे संभावनामय व्यक्तित्व, और जो कि हम उनको आगे आने वाले दिनों में बिहार का नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान के साथ हमारी बहुत निजी तौर पर बहुत पारिवारिक किस्म की दोस्ती रही है, घर आना जाना रहा है, ये एक उसका साइड शो है। इसका लेकिन क्लैरिफिकेशन मेरा दे देना जरूरी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अलग लेवल का दोस्ताना रहा है मेरा। मतलब इंडिया टुडे में जब मैं जो पहली बार दिल्ली आ रहा था, नौकरी कर रहा था, तो पहला इंटरव्यू मैंने रामविलास जी का लिया था, तो उस समय से एक संबंध चला रहा है। लेकिन उसको परे भी रख दें तो मैं उनको एक संभावनामय व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको देखता हूँ।
प्रोफेसर दिलीप मंडल, नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपनी तीसरी पारी शुरू कर रही है और इस सरकार के साथ जो सवाल थे, विपक्ष जो चुनाव के दौरान सवाल कर रहा था और सरकार के साथ जो संभावनाएं देश की जुड़ी हुई हैं, ये सब बतौर सवाल मेरे ज़रिए आते रहे। आपने शानदार जवाब दिया है, खुल करके दिया है, आपने समय दिया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।